दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद डैमेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट नेहा शुक्ला जी चंडीगढ़ से जुड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बहुत गहरी समझ में रखती है। बहुत वरिष्ठ जानकार है। बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो नेहा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गतिविधियां और नए नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, उनकी जो एनर्जी पर पूरे एक कब्जा करने की, दुनिया भर के एनर्जी सेक्टर पर जो उनकी नीति है, जो उनकी सनक कही जाए, जीत कही जाए, वह लगातार दुनिया को कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत में डाल रही है। हमने देखा कि वेनेजुएला वेनेजुएला के ऊपर जब उन्होंने कब्जा किया, और इसी प्रकार ईरान के ऊपर जो पूरा तेल का जो सेक्टर है उस पर कब्जा करने की उनकी नीयत स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने है। इसमें कोई लुका छिपी वाली कोई बात नहीं है। तो तमाम घटनाक्रम है ऐसे। अगर ऐसा कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप की जिद है, इससे दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है दुनिया देख रही है, लेकिन अगर ये ऐसी बढ़ती रही तो उसके क्या दुष्प्रभाव दुनिया झेलेगी। और साथ ही इसमें क्वेश्चन और मैं ऐड करता हूँ कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वह भारत आए हुए। इस पूरे घटनाक्रम को, मार्को रूबियो की यात्रा को लेकर किस तरह से आप पूरा देख पा रही है, सोच पा रही है, इन चीजों का आकलन कर पा रही है? जी, धन्यवाद प्रशांत जी। इस वक्त जिस तरीके से अमेरिकी विदेश नीति नजर आती है, उस विदेश नीति में पहले ही आपने देखा होगा कि दूसरे कार्यकाल के पहले साल में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर चलाया, और उस टैरिफ वॉर का उन्होंने अब अमेरिका को कितना आर्थिक फायदा कराया, ये तो वो अपने क्लेम्स करते रहते हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को झेलना पड़ रहा है। अभी तक भारत की बल्कि अर्थव्यवस्था का मैं सबसे पहले ज़िक्र करना चाहती हूँ कि टैरिफ वॉर की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार जो है वो नुकसान उठा रही है। और अब जब इसमें ऐड हो गया है एनर्जी की जो स्ट्रैटेजी, एनर्जी पॉलिसी जो यूएस की दिखती है, उसमें एक गुंडा राज कायम करने की कोशिश ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी में दिखती है। तो वो साफ है, वेनेजुएला में जब उन्होंने निकोलस मदुरो को उनको पकड़कर अमेरिका ले आए थे, फिर वहाँ के जो तेल भंडार हैं, उसको लेकर उन्होंने घोषणाएँ की, और उसके बाद उसमें जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, जो खबर सामने आई है कि वेनेजुएला से मई के महीने में भारत की जो खरीद है, उसमें 50% की बढ़ोतरी हो गई। अप्रैल में जो भारत की वेनेजुएला से खरीद थी, उससे डबल मई में हो गई, और अप्रैल के पहले भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता ही नहीं था। तो ये जो डेवलपमेंट्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं भारत वही कर लेता है। फिर ये कैसे इंडिया लगातार क्लेम कर रहा है, उसके अधिकारी क्लेम करते हैं, उसके जो है फॉरेन मिनिस्टर क्लेम करते हैं कि हम तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम जो अपनी एनर्जी की ज़रूरतें हैं, खरीदारी, ताकि हम किसी एक पर निर्भर ना रहे, हम अलग-अलग देशों से जो है आयात कर रहे हैं। लेकिन ये जो अप्रैल में खरीदारी शुरू हुई वेनेजुएला के तेल की, और उसके बाद जो मई में डबल हो गई, ये किस तरह की जो है भारत की ऊर्जा पॉलिसी का प्रदर्शन है, या फिर संकेत दे रहा है? अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये क्योंकि वेनेजुएला के तेल की रिफाइनिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कैपेबिलिटीज़ है, उनकी क्षमताएँ हैं, तो वो उसमें भारत सरकार का क्या हित है? अगर तो भारतीय तेल कंपनियाँ वो खरीदारी कर रही हैं, लेकिन वेनेजुएला के तेल की रिफाइनिंग तो रिलायंस के जो गुजरात में लगी रिफाइनरीज़ हैं, वहाँ पर जो है हो रही हैं। और भारत में 10 दिनों में 3 बार तो इज़ाफ़ा हो गया है, पेट्रोल, डीज़ल और जो सीएनजी के प्राइस में। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की जो भी आप कह रहे हैं कि ये ऊर्जा जो नीति है उसका पूरी दुनिया, बल्कि सबसे बड़ा शिकार तो मुझे, क्योंकि मैं भारत में ही बैठी हूँ, तो मुझे लगता है कि भारत पे काफ़ी असर हो रहा है। काफ़ी जो है
भारत की ऊर्जा नीति इस वक्त जिस चुनौती का सामना कर रही है, उससे क्या वेनेजुएला के तेल खरीद कर यहाँ पर हम कोई उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? आम लोगों को तो महंगा तेल मिल रहा है। फिर बात आ जाती है कि प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर गए, अब यहाँ पे रिजर्व बढ़ाया जाएगा, यूएई का जो ऑयल रिजर्व है वो इंडिया में बने, पर उन सब योजनाओं में समय लगता है। समय रहते हुए आपने क्या बड़े फैसले लिए जिससे कि इस एनर्जी क्राइसिस में भारत के आम लोगों को, खास करके गरीबों को, इस संकट से बचाया जा सकता था? लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ट्रम्प तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो वो दोहन करें, वो भी अपने गरीब लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने वो मागा जो कैंपेन है उससे जुड़े लोगों के लिए कर रहे हैं, बल्कि जो ट्रम्प के जो करीबी हैं उनके लिए कर रहे हैं, सुपर रिच के लिए कर रहे हैं। खैर, ट्रम्प की जो भी पॉलिसी है, अमेरिका में ऐसी डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, वो भारत की क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आई आवाज बीच में ब्रेक हो गई जी। तो भारत में तो ये परंपरा ही नहीं है कि किसी भी पॉलिसी का अगर भारत की जनता को फायदा नहीं हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रहित से कॉम्प्रोमाइज हुआ है उस पॉलिसी के जरिए, तो सरकार तो उन सवालों को जो है देशद्रोही करार देती है या फिर देश विरोधी आवाज बताती है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मार्को रूबियो जो 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं, उनसे टफ क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और देखकर अच्छा लग रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी की ये स्थिति है कि वहां पर रेसिज्म के भी सवाल मार्को रूबियो के सामने रखे गए कि अमेरिका में आखिर क्यों इंडियन पर जो है रेसिस्ट अटैक बढ़ गए हैं, उनको जो नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे फैसले ट्रम्प प्रशासन में ऐसे लिए गए हैं जिसका सीधा सीधा भारतीयों को नुकसान हुआ है, चाहे वो वीजा संबंधी फैसले हों, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड फैसले हों, चाहे वो एनर्जी रिलेटेड फैसले हों। सबकी मार तो भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था उठा रही है भारत के, और उसमें भी सबसे ज्यादा मार तो भारत के गरीबों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो सुपर रिच क्लास है उसके पास उस संकट को बर्दाश्त करने का जो है उसकी क्षमता है, गरीबों के पास तो है नहीं। गरीब तो इसको नहीं झेल पाएंगे, सहन नहीं कर सकते। तो अब ये जो लग रहा है कि क्योंकि चीन गए डोनाल्ड ट्रम्प, चीन की तरफ से उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, जो बड़े बड़े सपने अपने देश में लोगों को दिखा रहे थे, चीन ने उनको मागा अभियान के लिए जो है ठेंगा दिखा दिया, बड़ी मायूसी लेके। वो तो पूरे जो सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ की फौज लेकर पहुंचे थे बीजिंग, लेकिन वहां पर शी जिनपिंग ने घास नहीं डाली। आप टेस्ला के सीईओ देख लीजिए, एनवीडिया के सीईओ, एप्पल के सीईओ, मतलब तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके सीईओ लेकर पहुंचे हुए थे, तो उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसके तुरंत बाद अमेरिका को लगता है कि चलिए अब क्वाड की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, भारत में ये मीटिंग कराई जाए। तो भारत को अमेरिका ने क्या समझ रखा है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारत को अमेरिका क्या अपने हिसाब से उसकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहा है। जयराम रमेश ने एक सवाल पूछा था जब मार्को रूबियो ने अनाउंस किया था कि वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है वो भारत आने वाली है, ना तो भारत की तरफ से ऐसी कोई घोषणा की गई थी, ना वेनेजुएला को तो चलिए, ट्रम्प की जो वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका निवारण होना चाहिए कि क्या किसी देश के राष्ट्रपति को आप ऐसे किडनैप करके आप अपने देश ला सकते हैं, उनके खिलाफ वहां ट्रायल चलाया जा सकता है। तो ट्रम्प तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को की धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है भारत किस कैटेगरी में है फिर अमेरिका के लिए? भारत किस कैटेगरी में है अमेरिका के लिए? वो अमेरिका जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनको जो है फेवरेट पर्सन बोलते हैं, और पाकिस्तान के लिए जो है उनके बहुत ही प्रशंसाएं निकलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से परम मित्र हो गया है पाकिस्तान राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए, और भारत को लगातार आपने झटके दिए, उसके बाद फिर से आप आ गए और आप कह रहे कि 500 बिलियन का जो है भारत अमेरिकी गुड्स खरीदेगा। क्या भारत की इकोनॉमी इस पोजीशन में है
कि वो 500 बिलियन के गुड्स खरीदे अगले 5 वर्षों में? यहाँ तो सरकार प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है भारतीयों को कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, हो सके तो तेल भी ना खाइए, पाम ऑयल भी जो है खाना बंद कर दीजिए, पेट्रोल और डीजल सेव करने के लिए आप पूलिंग कर लीजिए या फिर वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। लेकिन अमेरिका में आप 500 बिलियन डॉलर के गुड्स खरीद रहे हैं। आपकी कंपनियां अमेरिका में अभी जो है 20 अरब डॉलर का इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये क्या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी डिपेंडेंट हो जाएगी और उससे भारत का क्या हित है? इस वक्त तो मुझे लगता है कि भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए जिस रफ्तार से रुपया गिर रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल जितना महंगा हो गया है, हम दुनिया के सबसे बड़े जो ऑयल इंपोर्टर है उन देशों में हैं, और जिस तरीके से हमारा जो है रुपया गिर रहा है, तो हमें तो पहले अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। अब मार्को रूबियो यहाँ नई दिल्ली में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 500 बिलियन का जो है अमेरिकी गुड्स खरीदने का इंडिया ने प्रॉमिस किया है। तो ये सब बहुत ही एक गंभीर सवाल है जिनका बेशक भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो जवाब ऐसे देता है जैसे कि आप तो राष्ट्रहित के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पर ये सवाल तो अपनी जगह पर खड़े हैं प्रशांत जी। मुझे लगता है कि इस वक्त भारत चौतरफा दबाव का सामना कर रहा है और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो भारत की असफल विदेश नीति का है। अगर भारत की विदेश नीति मजबूत रहती और राष्ट्रहित को पहले देखते हुए फैसले लेती तो इस स्थिति से शायद हम बेहतर तरीके से लड़ पा रहे होते, रुपये को संभाल सकते थे, लेकिन हम नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। हमने रूस से तेल क्यों खरीदना बंद कर दिया? तेल हो गया आपकी आवाज जी, आप अभी आ रही है आवाज? जी जी। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो कि एनर्जी को लेकर ऐसा लग रहा है कि अब ट्रम्प का ही चलेगा, दबदबा चलेगा ये। और जी, एक बात और है कि मार्को रूबियो जिस तरह से भारत में आए हैं और आपने भी काफी बताया कि किस तरह से उन्होंने घोषणाएं की है, उनका प्रधानमंत्री से मिलना, ये अगर विदेश नीति की परंपरा के अनुसार देखें, विदेश मंत्री से उसकी मुलाकात होती है। प्राइम मिनिस्टर से विदेश मंत्री प्राय मतलब आमतौर पर जब मुलाकात करते हैं बहुत ही आवश्यक ऐसा मसला हो, बहुत ही जरूरी कोई मसला ऐसा हो दो देशों के बीच में, इसमें उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होनी बहुत ही अनिवार्य है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं मार्को रूबियो और डोवाल बैठे हैं वहाँ पे, विदेश मंत्री बैठे हैं। तो ये क्या मैसेज है इसके पीछे क्या संदेश आप देख पाती हैं कि प्रधानमंत्री से मिलना, विदेश मंत्री का, अमेरिका के विदेश मंत्री का मिलना, इसके क्या मायने है राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर? क्योंकि वो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं प्रशांत जी, और वो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो आप किसी भी यूएस ट्रिप का, यूएस जो ऑफिशियल है, जब उनकी कोई यात्रा होती है तो वो एक एजेंडे के साथ और बहुत ही अग्रेसिवली उसको फॉलो कर रहे हैं। वो तो छोड़िए, हमारे तो मैं कह रही हूँ भारत में जो यूएस एम्बेसडर है सर्जियो गोर, वो तो बीजेपी के जो शपथ ग्रहण समारोह है वो तो वहां पर भी पहुंच रहे हैं। तो आप अमेरिकी दखल समझ ही रहे हैं किस स्तर पर चला गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अमेरिकी राजदूत का किसी प्रदेश में बीजेपी की सरकार का गठन हो रहा है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है? आप जो भी दोनों देशों के संबंध है, और इन दोनों देशों का, भारत और अमेरिका के जो संबंध है, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कितने खट्टे हुए। उन्होंने 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया, उस रूसी तेल को, जो कि भारतीयों को कहीं ना कहीं, बेशक उसका आम जो लोग हैं उन तक फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन जो कंपनीज हैं, इंडियन रिफाइनरीज कंपनीज हैं, या फिर जो खुद कुछ सरकारी तेल कंपनियां हैं, उन्होंने तो पूरा
मुनाफा कमाया उसका, लेकिन उसके बाद भी रूबियो जब आते हैं तो फिर प्रधानमंत्री से मिलते हैं। ट्रम्प का न्योता अमेरिका आने का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखते हैं। एनएसए डोभाल भी होते हैं, विदेश मंत्री जयशंकर भी होते हैं। तो इस वक्त दुनिया जिस तरीके से सामना कर रही है, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ईरान के साथ युद्ध जो है वो अभी सीज फायर का सामना कर रही है। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। समझौते को लेकर दोनों में काफी तनाव आए दिन कभी बढ़ जाता है, कभी स्थिर रहता है। तो तनाव तो बना हुआ है, और उस जो पश्चिम एशिया का संकट है उसका भी सबसे ज्यादा नुकसान तो भारत को उठाना पड़ रहा है। आज भारत में ये जो आर्थिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से रुपया तेजी से गिरावट का सामना कर रहा है, हम लोगों के सामने जो है अपनी रोजी रोटी का संकट दिखने लगा है। ये तो पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से ही आया है। पहले से बेशक ये भी कहा जाता है कि पहले से ही जो इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर थी, आईएमएफ ने जो भारत के अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े हैं उस पर अविश्वास जताया था। तो उस स्थिति को और भी विकराल या फिर जो है बढ़ा दिया है, भयंकर कर दिया है पश्चिम एशिया के संघर्ष ने। तो जाहिर सी बात है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आएंगे, और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अमेरिका का दखल जो है भारत की विदेश नीति में कह लीजिए या फिर भारत के फैसलों में कह लीजिए, सीधे सीधे बढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जिस तरीके से क्लेम करते रहे अमेरिकी राष्ट्रपति, और भारत बेशक कहता रहा कि ये अमेरिका का नहीं बल्कि भारत का फैसला था, लेकिन हम में से किसको नहीं पता है कि वस्तुतः क्या हुआ था। तो ये तो सर्वविदित है कि अमेरिकी दखल जो है भारत के सरकार में बढ़ चुका है, और मैं तो ये पूरा मानती हूँ कि भारत ने एक गुट चुन लिया है। अब एक उम्मीद है, मुझे कुछ उम्मीद थी ब्रिक्स में भी। आप देखा होगा कि कुछ समय पहले भारत में जो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, तो उसमें ईरान के मंत्री भी आए। चलिए, मुझे आज एक बहुत ही अच्छी बात वो भी मैं सरकार की जरूर यहाँ पर रखना चाहूंगी आपके दर्शकों के लिए, कि मार्को रूबियो के सामने जयशंकर ने ये कहा कि हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। तो पश्चिम एशिया को देखने का एक ऐसा लग रहा है कि भारत की जो अपनी नीति है वो, या जो उसने गलतियां की हैं कि ईरान युद्ध से पहले वो इजराइल चले जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अब मैं इस एक स्टेटमेंट मात्र से ये ज्यादा अंदाजा नहीं लगाऊंगी कि भारत कुछ जो है इंडिपेंडेंट और कुछ ठोस और मजबूत करने जा रहा है पश्चिम एशिया के इस तनाव को लेकर। लेकिन ऐसा जरूर अच्छा लगता है कि जब दायस पर दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के मंत्री खड़े हैं तो दोनों अपने अपने देश के जो नीतियां हैं या फिर जो उनकी स्ट्रैटेजिक वो, बेशक अमेरिका ईरान को जो है दुश्मन देश कहता है, वो बार बार कहता है कि परमाणु हथियार ईरान नहीं रख सकता, लेकिन भारत के विदेश मंत्री की तरफ से ईरान को मित्र देश कहना मुझे अच्छा लगा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ईरान जो है दुश्मन देश नहीं हो सकता कभी भी। हमारे चाहे जियोपॉलिटिक्स की बात हो, चाहे वो ये कल्चरल की बात हो, और चाहे दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच जिस तरह के संबंध रहते हैं एक दूसरे के देशों के नागरिकों के हित में, उस लिहाज से भी पश्चिम एशिया को भारत का देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग ही रहेगा अमेरिका। तो अमेरिका तो पश्चिम एशिया और खासकर ईरान के लिए ही चीन के पास गया था, तो वहां पर भी निराशा लगी हाथ में। होर्मुज को ओपन रखने को लेकर दोनों नेताओं ने सहमति तो जुटाई, लेकिन हम में से मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी और आपको पता है कि जब अमेरिका युद्ध लड़ रहा था तो ईरान को कहीं ना कहीं जो एक टेक्निकली जो हेल्प है वो चीन की तरफ से मिली है। जिस तरीके से अमेरिकी विमानों का नुकसान हुआ, अमेरिका के जो है कुछ सैनिक मारे गए, या फिर अमेरिका को जितना नुकसान उठाना पड़ा इस युद्ध में, तो कहीं ना कहीं ऐसा ये है कि अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा है, और अमेरिका उस हार से खुद को कैसे समेट कर वहां से एक अपना फेस सेविंग अटेम्प्ट होता है वो करे अपने देश में लोगों के सामने, क्योंकि वहां पर भी जो है
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को लेकर, और अभी हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने इस युद्ध के खिलाफ जो है वोटिंग प्रस्ताव जो है उसको वोटिंग करी है और वो पास हुआ है कि युद्ध के खिलाफ उस कांग्रेस से प्रस्ताव पास हुआ है। तो ये सब बैकग्राउंड है। मार्को रूबियो जब भारत आए हैं तो मार्को रूबियो को लगता है कि अब क्वाड की मीटिंग करके या फिर भारत में जो ट्रेड डील है वो ट्रेड डील जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले ही 50% से कम जब 18% टैरिफ हो गया तो उस पर ही जश्न मना चुके हैं, जबकि उससे पहले तो जो हमारा टैरिफ था भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर वो तो बहुत कम था। आप 18%, आप तो सबसे ज्यादा पे जो है आप खुशी मना रहे हो, आप जश्न मना रहे हो। तो ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो लगातार बड़े बड़े डील्स हो रहे हैं उसका भारत के गरीब लोगों को क्या फायदा हो रहा है? और क्या भारत इतनी बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है कि वो अगले 5 सालों में $500 बिलियन का जो गुड्स, अमेरिकी गुड्स खरीदे? चीन ने तो साफ इनकार कर दिया। चीन ने ट्रम्प इतने बड़े एम्बिशंस के साथ बीजिंग पहुंचे थे, बड़े बड़े दावे भी किए गए अमेरिका की तरफ से, लेकिन चीन की तरफ से तो कोई भी इस तरह का ना ही स्टेटमेंट सामने आया, ना ही कुछ क्लैरिफाई किया गया कि हम कुछ खरीद रहे हैं। चीन ने तो बिल्कुल ही उनको ठेंगा दिखा दिया। लेकिन भारत ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के साथ इतना उत्साहित है कि उससे भारत का बहुत फायदा होगा। इस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय कंपनियों से कहना चाहिए था कि क्योंकि हमारे ही भारतीयों के टैक्स के पैसे से जो प्रोजेक्ट्स इन कंपनियों को मिले और ये कोविड के दौरान इन्होंने इतना मुनाफा कमाया, जब आम लोग उस कोविड के दौरान जो है भूख का सामना कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय में अमीर की और गरीब की बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई थी। और अब जब फिर से संकट आ गया है तो ये वही जो है अमीर होती जो कंपनियां हैं, जो मुनाफा कमाती कंपनियां हैं, अब वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही हैं। और मैं एक समय का यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ, ये ठीक वही समय था प्रशांत जी जब चीन से वापसी हुई डोनाल्ड ट्रम्प की, अमेरिकी राष्ट्रपति की, और फिर रात में खबर आती है भारतीय समय अनुसार, ये रात का वक्त था, कि गौतम अडानी का जो SEC केस था जो वहां पर चल रहा था जस्टिस डिपार्टमेंट, यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट में, वो सेटल हो चुका है। 18 मिलियन के साथ डॉलर के साथ वो सेटल हो चुका है। और उसके बाद एक और खबर आई जिसमें कहा गया कि गौतम अडानी जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अमेरिका में, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वहां पर। तो ये जो समय आप देख रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के रिसोर्सेज का, भारत की इकोनॉमी का दोहन कर रहे हैं। तो आखिर भारत के हितों से इतना कॉम्प्रोमाइज किस वजह से हो रहा है? क्या मिल रहा है अमेरिका से भारत को? भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका कैसे जो है मजबूत बना रहा है? जवाब में जो सर्जियो गोर की स्टेटमेंट मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर जो है सर्वर बना रहा, एस्टैब्लिश कर रहा है, AI इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या उससे भारतीय युवाओं को कोई रोजगार मिल रहा है, या फिर भारत का जो AI का अपना एम्बिशन है उसमें कितना बड़ा उसको हेल्प मिल रही है? ये कुछ क्लैरिटी है वो सरकार को देनी चाहिए। तो सरकार बताए कि इस वक्त जब आप कार पूलिंग के लिए कह रहे हैं अपने लोगों को, उस वक्त जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो भारत की सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? अच्छा नेहा जी, इसमें मैं आपको हुकूमत इसमें जैसा आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि जो अडानी और अंबानी के द्वारा इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है अमेरिका के अंदर, और वो 1-2 हज़ार 5-10 हज़ार डॉलर की बात नहीं है, सैकड़ों, मतलब उसमें लाखों, उसमें बिलियंस डॉलर की बात की गई है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं डॉलर हमें बचाने, हमारी जो विदेशी मुद्रा बाहर ले जानी चाहिए, और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी डिजिट में वह इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, बिलियंस डॉलर की बात करते हैं, बिलियंस की। तो ये क्या दो तरफा नीति है सरकार की?
एक तरफ आप एक आम आदमी से कह रहे हैं आप विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए, हमें डॉलर बचाना, विदेशी मुद्रा बचानी है। एक तरफ इतनी बड़ी संख्या में वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वो तो ज़्यादा बड़ा झटका है देश की इकोनॉमी के लिए। अगर हमारा उद्योगपति यहाँ पे उद्योग लगाएं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे लोगों को रोजगार दें, वो अमेरिका में 15,000 लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। तो ये क्या है, सरकार की कौन सी नीति है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल वही बात, सवाल उठता है कि सरकार आखिर अमेरिका की झोली में सब कुछ क्यों डाल रही है। सरकार अमेरिका की झोली में इतने जो है या फिर भारतीय कंपनियां जो हैं वो अमेरिकन में इन्वेस्टमेंट करना क्यों आप सेफ मान रही हैं। वो भारत में इन्वेस्ट करें तो भारत के लोगों को फिर उसका फायदा भी पहुंचे। लेकिन जो जिस ट्रेड डील की बात हो रही है कि हम $500 बिलियन तक 2030 तक ट्रेड डील, बायलैटरल ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच जो है उसको लेकर जाने वाले हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी प्रशांत जी। जब ट्रंप नहीं थे, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस में, तो भारत का अमेरिका के साथ सरप्लस ट्रेड था, और ये भारत की इकोनॉमी को चीन के साथ जो एक डेफिसिट ट्रेड चल रहा है उसको बैलेंस, काफी हद तक बैलेंस करने में, क्योंकि डॉलर्स आ रहे थे, उसमें जो है बहुत बड़ी हेल्प थी ये। लेकिन उसके बाद जो हमारे ये जो ट्रेड का टैरिफ का झटका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, तो भारतीय कूटनीति का तो कोई यहाँ पे धार दिख ही नहीं कि आप अपने जो ट्रेड है उसकी आप उसको सुरक्षित रख सकते थे। कितनी जो इंडस्ट्रीज है, चाहे उत्तर प्रदेश में ही क्यों ना हो, तमिलनाडु में क्यों ना हो, आंध्र प्रदेश की इंडस्ट्री जो फिश इंडस्ट्री थी, प्रॉन इंडस्ट्री थी, तमिलनाडु का जो कपड़ा उद्योग था, चमड़ा उद्योग था, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको नुकसान हुआ था इस टैरिफ की वजह से। तो भारत की इकोनॉमी को तो कई तरफ से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश ट्रंप ने की, और फिर भी जो है हम उसका जश्न मना रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं। पर ये कैसा ट्रेड है जो ऐसा लग रहा है कि भारत की झोली में क्या आ रहा है। भारत का रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, उनके लिए तो बहुत फायदा है, वो तो फायदे के उसमें है, सौदे में है। तो मुझे लगता है कि लोगों को, और आप हताशा ये देख लीजिए कि भारत में कॉकरोच जनता पार्टी पैदा हो चुकी है। ये सारे सवाल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए, सिर्फ अनाउंसमेंट कर देना कि दुनिया उत्साह की नजर से देख रही है भारत को, आप एआई की दुनिया में भारत बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। आपने एआई समिट तो आयोजित करा था, आपको याद ही होगा उस एआई समिट में क्या हुआ। अगर इतना ही भरोसा होता मल्टीनेशनल कंपनीज को, तो भारत के शेयर बाजार का ये हाल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि रुपए का ये हाल नहीं हुआ था, रुपया स्ट्रांग होता। पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तेजी से निकल रहे हैं यहाँ से, भारत के मार्केट से। ये सभी बताते हैं कि आप सीधे सीधे देख लीजिए कि किसी भी देश का अगर प्रधानमंत्री अपनी जनता से कह रहा है कि आप देशभक्ति का प्रमाण दीजिए क्योंकि आपको डॉलर बचाने हैं, तो सोच लीजिए कि आपकी इकोनॉमी किस स्थिति में है। अब इससे विकराल स्थिति क्या हो सकती है। किसानों को फर्टिलाइजर भी नहीं मिल रहा है, किसानों को ट्रैक्टर में डीजल भी नहीं मिल रहा है। इस तरह की खबरों की शुरुआत हो चुकी है, और मौसम का प्रकोप तो भारत झेल ही रहा है। उस मौसम के प्रकोप के लिए जो हीट वेव चल रहा है, अल नीनो का असर हो सकता है भारत की जो फसल है उस पर, आने वाली फसल पर। तो आप सोच लीजिए कि कितना दबाव है इंडियन इकोनॉमी पर। इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत की जो वित्त मंत्रालय है, वो पूरी तरह से जो असफल रहा है अपने देश के नागरिकों के हितों के संरक्षण में। क्योंकि आपके फैसले ऐसे हुए, आपका मार्केट जो है वो चीन के सस्ते उत्पादों से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है। आपने मैन्युफैक्चरिंग को जो है यहाँ पर उत्साह नहीं, अब 12 वर्षों में जो है आपने मैन्युफैक्चरिंग को, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, यहाँ पर तो आपने, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है।
तो फिर China+1 जो पॉलिसी थी दुनिया की, उस अवसर का तो फायदा भारत उठा ही नहीं पाया। अब वापस से सारे देश जो है चीन की तरफ भाग रहे हैं। पश्चिम के सभी जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष चीन की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से झटके दिए हैं, सबको अब ऐसा लग रहा है कि अब तो अमेरिका भी भरोसे के लायक नहीं है। तो जब सबको लग रहा है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और चीन ही ऐसे एकमात्र जो है अब डेस्टिनेशन बन जाता है अपने देश के लोगों के हितों की संरक्षण उस कोशिश के लिए, तो फिर भारत को क्यों लग रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड करके ही जो है उसके सारी जो समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। हमने ब्रिटेन के साथ FTA किया, हम कनाडा के साथ FTA की बात कर रहे हैं, हम यूरोपीय यूनियन के साथ FTA कर चुके हैं, हम नीदरलैंड्स के साथ FTA कर चुके हैं, ये न्यूजीलैंड के साथ FTA कर चुके हैं। तो ये सब जो है हम बड़े बड़े जो है डील्स कर चुके हैं, तो फिर क्यों फॉरेक्स रिजर्व की बात करनी पड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? फिर क्यों जनता को कहना पड़ रहा है कि आप जो है खरीदारी कम कर दीजिए? बल्कि विरोधाभासी है ये इंडियन इकोनॉमी, जो एक की रोजी रोटी दूसरे का रोजगार है। आप 10 रुपए की चाय कहीं बाहर निकल कर पीते हैं तो उससे उसके घर में चूल्हा जलता है। अगर ये सब बंद हो गया तो आप सोच लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो किस संकट में फंसने जा रही। इसका क्या सरकार के पास क्या सॉल्यूशन है, समाधान है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है कि निर्मला सीतारमण मुझे दिखती नहीं है कि एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। प्रधानमंत्री ने जो है सिर्फ और सिर्फ एक जनसभा के दौरान घोषणाएं कर दी, अपील कर दी। उसके बाद भारत के किस मंत्री ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारत की जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति को लेकर? मुझे तो नजर नहीं आया कि किस निर्मला सीतारमण ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि वास्तव में सरकार को चाहिए देश के सामने स्पष्ट नीति रखे, देश के सामने आर्थिक हालातों की क्या स्थिति है, वर्तमान में अर्थव्यवस्था क्या स्थिति है, बड़ा स्पष्ट तौर पर भारत के लोगों से बात करें, उन्हें समझाए। केवल जनसभा के मंच पर बोल देना वो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। अच्छा कार्यक्रम अंत में आते हैं, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जयशंकर और मार्को रूबियो ने इसमें ज्वाइंट वार्ता बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जयशंकर ने कहा कि ईरान को कि हमारा एक पुराना एक हमारा उनसे संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है हमारा, उन्होंने तमाम बातें कही। ऐसे में क्या जो चूक उनसे हुई थी, क्या उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए स्टेटमेंट दिया जयशंकर ने? क्या सरकार वास्तव में गंभीरता से इसे आगे भी अपनी चीजों को रखेगी? ईरान के साथ संबंधों में जो एक कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हुआ है, क्या उसको दोबारा से पुनः पटरी पर लाने के लिए जयशंकर का बयान देखा जाए या केवल खाना पूर्ति समझा जाए? ये सिर्फ खाना पूर्ति है प्रशांत जी, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक गुट में साफ स्पष्ट दिखती है कि वो सिर्फ एक गुट के साथ जो है वो जुड़ चुकी है। वो कहने के लिए मल्टी अलाइनमेंट लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं कि ये वाकई मल्टी अलाइनमेंट है तो फिर ईरान के साथ कुछ बड़े जो आपने तेल की खरीदारी शुरू की थी सैंक्शन की वजह से, और सबसे बड़ी बात चाबहार को लेकर भारत की जो नीति रही, वो बहुत बड़ा भारत का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है। आपने खुद ही जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है जो स्वाहा कर दिया वहां से विड्रॉ करके। फिर आप कह रहे हैं कि आप निकोबार आइलैंड में वहां पर मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखने के लिए वहां पर एक वो बनाएंगे। तो जब देश की सभी नीतियों का जो एक सार मैं कहूंगी कि पूंजीपतियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए दिखती हैं, तो फिर उसका फायदा देश को कैसे मिलेगा? इस वक्त तो मुझे लगता है कि ये फॉरेन पॉलिसी में भी जिस जगह पे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इजराइल के पोर्ट हाइफा पोर्ट की बात करती हूँ, वहां पे अडानी जी जो है उससे जुड़े हुए हैं, और चाबहार जहां पर नुकसान की बात थी वहां पर वो नहीं जुड़े थे। पूरा का पूरा फायदा भारत सरकार की तरफ से उनको मिला था।
और पश्चिम एशिया में मुझे लगता है कि अभी भी भारत का जो है गलतियों, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती में सुधार हुई है। तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ स्पष्ट जो है एक नीति हो, या फिर जो पहले इज़राइल का पलड़ा भारी दिख रहा था, उसको संतुलित करने की कोशिश मुझे नहीं लगता कि कुछ खास प्रयास किए गए हैं भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है, और विदेश मंत्रियों की जब बैठक हुई, ईरान ने अपील की थी सभी सदस्य देशों से, और इसमें चीन का भी रोल है। मैं तो कहूंगी कि चीन को भी ऐसा करना चाहिए, तो चीन की तरफ से भी नहीं हुआ। लेकिन भारत को अगर ऐसा करना भारत के विदेश नीति के हित में होता, भारत के लोगों के हित में होता, क्योंकि कुछ भी कहिए, इज़राइल का वो चाहे जितना भी आज न कल इज़राइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सामना करना होगा। नेतन्याहू के जो बर्ताव रहे हैं पश्चिम एशिया में, उनको जो है पूरी दुनिया जो है न्यायालय के कटघरे में देखना चाहती है। तो और ईरान तो बार-बार कह रहा है कि हमारे तो जो खुद धार्मिक नेता हैं वो कहते हैं कि परमाणु हथियार हम नहीं रख सकते, हमारा धर्म इसके जो है खिलाफ है। और कोई भी देश, रही बात होर्मुज की, होर्मुज खुला रहे और ओपन रहे, ये भारत के हित में है, सबसे बड़ी बात है। तो भारत स्पष्ट होगा तभी तो ईरान जो भारतीय जहाज हैं उनको सुरक्षित आने देगा। लेकिन अभी भी जो है भारतीय जहाज वहां पर फंसे हुए। तो जो आपसी बातचीत के जरिए मानवता का प्रदर्शन करके काम हो सकता था, वो प्रयास तो दिखते नहीं है भारत की तरफ से। तो ये सारी जटिलताएं हैं प्रशांत जी। मुझे लगता है कि समय जब सही आएगा, अभी तो पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है, लेकिन अभी भारतीय विदेश नीति जिस तरीके से आचरण कर रही है, सभी सवालों आपकी बात तो चली गई है। जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बीच में आवाज चली गई थी आपकी, म्यूट हो गई। जी बिल्कुल जी। ठीक कहा। जी बिल्कुल सही कहा कि आपने, जटिलताएं बहुत है और ये आसान नहीं है, जटिलता को सुलझाना भी आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से दुनिया की वर्तमान स्थिति दिखाई देती है, जिस तरह से पश्चिम एशिया की स्थिति दिखाई देती है, और जिससे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का खास तौर से एक पूरा प्रभाव दुनिया में इस समय दुष्प्रभाव कह लीजिए उसे, जो सकारात्मक तो कुछ है नहीं, कि युद्ध कभी सकारात्मक उसके परिणाम तो आते नहीं है, दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है और भारत पे इसका बहुत व्यापक रूप से असर हमें दिखाई देता है। जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें, भारत के आम आदमी की परेशानियों में इजाफा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं, और आपने बड़े विस्तार से उस पूरे विषय को समझाया भी है, परिभाषित भी किया है कि आखिरकार हमारी चुनौती, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए पूरा इसमें अपना कर रहा है। और मुझे विश्वास है आपने जो परिवार विश्लेषण किया हमारे दोस्तों को जरूर पसंद आएगा ये, और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्तों समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। साथ ही अगर उन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि प्रतिक्रिया से पता चलता है चर्चा कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं वह भी दीजिए, क्योंकि आपको सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें अगर हमारे संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन दो, साथ हमारे चैनल का लिंक भी सभी अपनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है।